गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमने राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी एग्रीगेट्स स्टडी किए हैं उन्हें हमने बाज़ार कीमत पर कैलकुलेट किया है। किस पर किया है? बाज़ार कीमत पर। आज हम राष्ट्रीय आय के जितने भी समुच्चय या जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे उनकी गणना बाज़ार कीमत की बजाय साधन लागत पर की जाएगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने कंसेप्ट वही रहेंगे, एनडीपी, एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी, लेकिन इसके गणना का आधार जो पहले बाज़ार कीमत पर रहता था, जो हमने बाज़ार कीमत पर पढ़ा है, अब हम देखेंगे कि इसे साधन लागत पर गणना कैसे की जाती है और साधन लागत पर गणना हम क्यों करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष में होने वाला उत्पादन के साधनों जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, उद्योग के सहयोग का परिणाम है, और इन साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए जो कुछ भी भुगतान किया जाता है उसे हम साधन लागत कहते हैं, और इसके फलस्वरूप होने वाले उत्पादन को साधन लागत पर उत्पादन कहा जाता है। साधन लागत जहाँ एक और फर्म के लिए लागत होती है, वहीं दूसरी ओर उत्पादन के साधनों के लिए आय होती है। इसलिए साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को शुद्ध घरेलू आय भी कहा जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू आय में हम मुख्य तौर पर 3 प्रकार की आय को सम्मिलित करते हैं। पहला है मजदूरी या कर्मचारियों का पारिश्रमिक। बच्चों, मजदूरी या कर्मचारियों का पारिश्रमिक किसे मिलेगा? श्रमिकों को, यानी कि उत्पादन का संसाधन जो श्रम है उसे मजदूरी, और जो शारीरिक श्रम कर रहा है उसे मजदूरी, और जो कर्मचारी जो जिस प्रकार का मैनुअल शारीरिक की बजाय मानसिक श्रम कर रहे हैं उन्हें पारिश्रमिक भी दिया जाता है, वेतन भी दिया जाता है। दूसरा है लगान, ब्याज, लाभ या प्रचालन अधिशेष। बच्चों, ऐसे संसाधन जो कि अपनी संपत्ति लगाते हैं उत्पादन में, ये संपत्ति अचल और चल दोनों ही प्रकार की हो सकती है, उन्हें जो आय प्राप्त हो रही है, और उद्यमियों को जो लाभ प्राप्त हो रहा है, प्रचालन अधिशेष प्राप्त हो रहा है, लगान ब्याज प्राप्त हो रहा है, इसे भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। तीसरा है मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम। ये पहले की दोनों कैटेगरी में शामिल नहीं है। ये मिश्रित आय मुख्य तौर पर स्वरोजगार में जो कार्यरत लोग हैं, जो स्वरोजगार में लगे हैं, उनकी इनकम को इस मिश्रित आय में, मिक्स्ड इनकम में इंक्लूड किया जाता है। चलिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पर हम आज चर्चा करेंगे कि किसी भी राष्ट्रीय आय की एग्रीगेट को कैसे हम बाज़ार कीमत से साधन लागत पर कन्वर्ट करें। और इस पर चर्चा करने से भी पहले हम इस बात पर ध्यान देंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यानी कि हमें साधन लागत पर गणना क्यों करनी है। साधन लागत पर हमने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा दिया था, तो फिर साधन लागत पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का क्या प्रयोजन है? तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि जब हम बाज़ार कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उन वस्तुओं की कीमत में जो कीमत जीडीपी और जीएनपी को निर्धारित करी थी, बाज़ार कीमत का मतलब क्या है? जो प्रचलित कीमत है, जिस कीमत की वजह से जीडीपी प्रभावित हो रहा था और जीडीपी का मूल्य हम ज्ञात कर रहे थे, उस कीमत में अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होते हैं। अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे उत्पादन शुल्क, आपने सुना होगा, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, आजकल तो वैट और अब तो जीएसटी और इस प्रकार के कर आ गए हैं। लेकिन जो भी वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लग रहे हैं वो कर वस्तुओं की कीमत में शामिल थे। पर आप जानते हैं कि ये कर कहाँ जाते हैं? क्या ये जो चुकाए जाने वाले कर हैं, जो उपभोक्ता चुका रहा है वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते समय, क्या ये कर उन वस्तुओं को बनाने वाले संसाधनों की आय बनते हैं? नहीं, ये कर कभी भी वस्तुओं और सेवाओं को बनाने वाले संसाधनों की, भूमि, पूंजी, श्रम, साहसी, किसी की भी आय नहीं बन पाते हैं, क्योंकि ये कर किसे जाते हैं? सरकार को। ये भुगतान किसको होते हैं? सरकार को। अर्थात वस्तुओं का मूल्य पूर्ण रूप से संसाधनों की आय नहीं बनते हैं। तो चूंकि वस्तु की कीमत में शामिल अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं
के उत्पादन में सहयोग कर रहे संसाधनों की आय नहीं बनते हैं। ये कर सरकार को चले जाते हैं, संसाधन की या साधन की लागत में शामिल नहीं होते हैं। चूँकि लागत में शामिल नहीं है इसलिए आय भी नहीं बन रहे हैं, इन्हें हमें घटा देना है। किस में से घटा देना है? ऐसे किसी भी जो राष्ट्रीय आय का एग्रीगेट है, जो राष्ट्रीय आय का समुच्चय है, ये जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी कुछ भी हो सकता है, उसमें से हमें क्या कर देना है? इसे घटा देना है। आ रहा है बच्चों समझ में आपको? हमने क्या देखा कि हमें अप्रत्यक्ष कर जो वस्तुओं की कीमत में शामिल थे, मार्केट प्राइस पर जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी की गणना करते समय, जो कि हमें उसके मूल्य को बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी, पर वास्तव में क्या ये साधनों की आय बन रहे हैं? नहीं। इन कीमतों में अप्रत्यक्ष कर भी शामिल है और ये अप्रत्यक्ष कर संसाधनों की आय बनने की बजाय सरकार को चले जाते हैं, अर्थात ये संसाधन के पास आते ही नहीं है वो आय, तो वो व्यय भी नहीं होती है, इसलिए ये राष्ट्रीय आय और व्यय का हिस्सा नहीं है। तो हमें क्या करना है? बाजार कीमत पर ज्ञात की गई जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी सभी में से क्या कर देना है? सबसे पहले अप्रत्यक्ष कर को घटा देना है। दूसरा काम, क्या ऐसी भी कोई आय है जो संसाधनों की आय का हिस्सा बनती है लेकिन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में शामिल नहीं होती है? ये होती है सब्सिडी, आर्थिक सहायता। आपने सुना होगा हमारी सरकार भी कई प्रकार की आर्थिक सहायताएं देती है संसाधनों को जो उत्पादन के कार्य में सहयोग कर रहे हैं, जो कि वस्तुओं की कीमत में शामिल तो नहीं है। कई प्रकार के भत्ते हो सकते हैं, छात्रवृत्तियां हो सकती हैं, या मेडिकल अलाउंस हो सकता है। कई प्रकार की, जैसे आपने सुना होगा कि सिलेंडर पर मिल रही जो सब्सिडी है, तो ये सभी वस्तुओं की कीमतों में शामिल तो नहीं थी, लेकिन ये संसाधनों को चुकाई जाती है किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से। तो ये सब्सिडी चूँकि वस्तुओं की कीमतों में शामिल तो नहीं थी, लेकिन ये संसाधनों को चुकाई गई, अर्थात ये साधनों की आय बने तो फिर व्यय भी हुआ। और व्यय किस पर हुआ? वर्तमान वर्ष में बनी हुई वस्तुओं और कीमतों पर, उनको खरीदने पर, उनकी डिमांड को क्रिएट किया उसने। इसलिए हमें साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की गणना करते समय बाजार कीमत पर ज्ञात जो भी एग्रीगेट है, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, उनमें से अप्रत्यक्ष कर तो घटाना है जो कि साधनों की आय नहीं बनते हैं, जबकि सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता और सब्सिडी को जोड़ देना है। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों, लेकिन हमें ध्यान रखना है। आप अलग अलग ही रखें इन दो वेरिएबल्स को। अप्रत्यक्ष कर को हम माइनस करेंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। जब हम सब्सिडी को जोड़ेंगे तो ये साधनों की आय को बढ़ा रहे होंगे और अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं की कीमतों में से, यानी कि जो वस्तुओं की कीमतों में शामिल हैं लेकिन बाज़ार कीमत पर गणना करते समय उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, जिसे कि हमें एक्सक्लूड करना है, हमें माइनस करना है। तो आप देख चुके होंगे, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने बाज़ार कीमत पर ज्ञात राष्ट्रीय आय में से यदि सब्सिडी को जोड़ें और अप्रत्यक्ष करों को घटाएं तो हमें साधन लागत पर राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाएगी। एक और छोटा सा कंसेप्ट है, वही जो हमने पहले भी पढ़ा था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पहले पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आज का हमारा पूरा फोकस साधन लागत पर कैसे गणना की जाए। तो एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में अर्जित आय तथा पूंजी के उपभोग मूल्यह्रास का जोड़ ही साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद है, अर्थात इसे हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। आप फॉर्मूले में देख सकते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन। इसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मजदूरी प्लस लगान प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस मूल्यह्रास। अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमारा फाइनल कंसेप्ट है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट,
जिसे सामान्यतः नेशनल इनकम के नाम से भी जाना जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय। बच्चों, इसे आप राष्ट्रीय आय भी कह रहे हैं क्योंकि ये सकल नहीं, ये शुद्ध है, ये घरेलू नहीं, राष्ट्रीय है। और जिस राष्ट्रीय आय की गणना हमने साधन लागत पर करी है, वास्तव में उसे ही हम राष्ट्रीय आय कह रहे हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये किसी एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष यानी इन अ वन अकाउंटिंग ईयर, किसी देश में अर्जित कर्मचारियों के पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, मिश्रित आय तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाए तो हमें राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। ये विदेशों से शुद्ध साधन आय को क्यों जोड़ना है बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं, NFIA। ये इसलिए जोड़ना है क्योंकि हम राष्ट्रीय कंसेप्ट को देख रहे हैं, घरेलू नहीं देख रहे हैं। तो NNP फॉर्मूले में देखें आप, NNP एट फैक्टर कॉस्ट हम ज्ञात कर रहे हैं। इक्वल के राइट साइड आप देखिएगा, NNP एट मार्केट प्राइस आपने ज्ञात किया हुआ है। चूँकि मार्केट प्राइस पर ज्ञात है और फैक्टर कॉस्ट पर ज्ञात कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्रत्यक्ष कर को माइनस करें और सब्सिडी को प्लस करें। ऊपर वाले फॉर्मूले में देखें कि यदि आप नेशनल इनकम NNP एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात कर रहे हैं और NDP आपको ज्ञात है, कौन सा NDP एट फैक्टर कॉस्ट, तो केवल आप क्या जोड़ेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इसी प्रकार से आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू NNP एट मार्केट प्राइस। यदि बाजार मूल्य पर, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दिया हुआ है तो आपको केवल दो ही वेरिएबल को देखना है, अप्रत्यक्ष कर को माइनस करें और सब्सिडी को प्लस करें। सब्सिडी को बच्चों आर्थिक सहायता भी कहा जाता है। इसे आप अगर जोड़ देते हैं तो आपको राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में जो वस्तुएं बिकती हैं उनके मूल्य में अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। इनसे प्राप्त आय किसको जाती है, सरकार को, परंतु यह उत्पादन के साधनों को प्राप्त नहीं होती। इसलिए साधन लागत पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिए जाते हैं। और इसके विपरीत कई बार सरकार उद्योगों को, यानी उद्योगों से साधनों को आर्थिक सहायता देती है। यही आर्थिक सहायता उत्पादन के साधनों को प्राप्त होती है, यह बाजार कीमत में शामिल नहीं होती है। इसलिए बाजार कीमत पर जो हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया, उनमें सब्सिडी को जोड़ दें, अर्थात आर्थिक सहायता को जोड़ दें और अप्रत्यक्ष करों को घटा दें। तो इस प्रकार से प्राप्त जो राष्ट्रीय आय होगी वो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय होगी। इसे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या शुद्ध राष्ट्रीय आय होगी। इसे ही वास्तव में राष्ट्रीय आय कहा जाए। थैंक यू।